इकोनॉमी को आखिर क्या चीज़ चलाती है। चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, बिजनेस ओनर हो या बस एक क्यूरियस पर्सन हो, वेल्थ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो इकोनॉमी के की एस्पेक्ट पे फोकस करती है, जैसे कि पैसा कैसे क्रिएट होता है, बैंक्स रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं और मार्केट्स कैपिटल के फ्लो को कैसे फैसिलिटेट करता है। हम सेंट्रल बैंक जैसे कि फेडरल रिजर्व के इकोनॉमी को चलाने के रोल को भी एग्जामिन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेसन, मच अडू अबाउट मनी। पैसा आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम कम ही सोचते हैं, लेकिन इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में हम पैसे के कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, डिजिटल एज में इसका एवोल्यूशन देखेंगे और ये समझेंगे कि बैंक पैसे को क्रिएट करने में क्या रोल प्ले करते हैं। हम बैंकिंग में मौजूद रिस्क और ग्लोबल इकोनॉमी में यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली पैसा एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो ट्रस्ट पर बेस्ड है। ये एक्सचेंज का एक जरिया है जिससे हम आसानी से गुड्स और सर्विसेज ट्रेड कर सकते हैं। ये वैल्यू स्टोर करने का भी एक तरीका है जिससे हम फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, और एक यूनिट ऑफ अकाउंट जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइसिंग के लिए एक कॉमन मेजर देता है। पहले ज़माने में हम बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे या फिर कॉइन्स जैसे कि फिजिकल फॉर्म्स ऑफ मनी का यूज़ करते थे। आजकल ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक होती हैं और पैसा बैंक अकाउंट्स के बीच में आसानी से ट्रांसफ़र होता है। ये शिफ्ट एक सवाल खड़ा करता है, डिजिटल एज में पैसा क्रिएट कैसे होता है? इसका जवाब है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो वो ऐसे ही नहीं पड़ा रहता। बैंक्स एक फ्रैक्शन को रिजर्व के तौर पे रखते हैं और बाकी के लोन के रूप में दे देते हैं, जिससे इफेक्टिवली नया पैसा क्रिएट होता है। ये लैंडिंग इकोनॉमी एक्टिविटी को फ्यूल तो करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ रिस्क भी जुड़े होते हैं। बैंक्स को अपने लोन्स और इन्वेस्टमेंट को डिपॉजिट के साथ बैलेंस करके एक रिस्क को केयरफुली मैनेज करना होता है। ये बैलेंसिंग एक्ट बैंक की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है, जो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ का एक स्नैपशॉट होता है। लीडिंग डिसीजंस ब्रोवर की क्रेडिट वर्थनेस और इकोनॉमिक क्लाइमेट जैसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। रिस्क को कम करने के लिए बैंक्स अपने लोन पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं और डेरिवेटिव जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। लेकिन जैसा कि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा गया, ज़्यादा रिस्क लेने से बैंक्स फेल हो सकते हैं और इकोनॉमी में उथल पुथल मच सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी में यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी के रूप में डोमिनेंट पोजीशन रखता है। ये स्टेटस अमेरिकन इकोनॉमी के साइज और स्टेबिलिटी और उसके फाइनेंशियल मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है। अनसर्टेन टाइम्स में इन्वेस्टर अक्सर डॉलर को सेफ हेवन के तरीके से देखता है, लेकिन डॉलर्स को चाइना जैसी राइजिंग पावर चैलेंज कर रही हैं, जो अपनी करेंसीज को प्रमोट कर रही हैं और अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम डेवलप कर रही हैं। डॉलर से दूर जाने में भले ही टाइम लगे, लेकिन ये एक ऐसा ट्रेंड है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल मॉनेटरी लैंडस्केप इवॉल्व हो रहा है। लेसन, मेजरिंग व्हाट मैटर्स। सबसे पहले इकोनॉमी की हेल्थ के मेन इंडिकेटर्स में से एक कंसीडर करते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में किसी देश में प्रोड्यूस होने वाले फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू क्या होती है? इसे ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है जीडीपी इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स, जहाँ सी है कंजप्शन, जी है गवर्नमेंट परचेसेस, आई है इन्वेस्टमेंट और एनएक्स है नेट एक्सपोर्ट्स। जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा कंजप्शन है, जिसमें ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज शामिल है। यूजुअली जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि देश की वेल्थ में इंक्रीज, हायर इनकम्स, ज़्यादा जॉब्स और बेहतर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग शामिल हैं। लेकिन जीडीपी मेजरमेंट में फ्लॉज भी होते हैं। ये डिजिटल इकोनॉमी में वैल्यू मेजर करने के लिए ठीक नहीं है, जहां कंज्यूमर को बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज फ्री में मिलते हैं। ये इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड रिकॉग्निशन की वैल्यू को लगभग कैप्चर नहीं करता। शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जीडीपी हमेशा जनरल वेल बीइंग का इंडिकेटर नहीं होता। किसी देश में जहां
इनइक्वालिटी ज़्यादा हो, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो या क्वालिटी ऑफ लाइफ लो हो, वहाँ जीडीपी हाई नहीं हो सकता, जैसे कि हमारे इंडिया में आजकल हो रहा है। जीडीपी भले ही हमारी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तो एक्चुअली लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल सही नहीं है। एक पर्सन की एक्चुअल इनकम, एवरेज इनकम बहुत कम है। इसी तरह जीडीपी की एक और लिमिटेशन है, प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बावजूद प्रोडक्टिविटी ग्रोथ स्लो हो रही है, जिससे पता चलता है कि जीडीपी न्यू टेक्नोलॉजी से हुए गेन्स को अकाउंट नहीं करता। ये लिमिटेशन बताती है कि हमें जीडीपी के बियॉन्ड देखने की ज़रूरत है। अगर हम सोशल, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को जीडीपी के साथ कंसीडर करें तो हमें इकोनॉमी की हेल्थ की एक बड़ी पिक्चर मिलेगी और हम ऐसे डिसीजन ले पाएंगे जो उसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के लिए ज़रूरी है। लेसन, स्टॉक्स एंड बॉन्ड मार्केट्स। ज़रा इमेजिन करो एक बिजी स्टॉक एक्सचेंज फ्लोर जहां ट्रेडर्स चिल्ला रहे हैं, फॉर्च्यून्स पलक झपकते ही बदल रहे हैं। यही स्टॉक मार्केट, वो जगह जहां कंपनीज ग्रोथ, इनोवेशन और एक्सपेंशन के लिए पैसे जुटाने के लिए ओनरशिप के शेयर्स यानी कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स इशू करती हैं। मार्केट रिस्क को कई इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इकोनॉमी को होने वाले पोटेंशियल डैमेज को कम किया जा सकता है। इससे अगर एक कंपनी फेल भी हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट कम होता है। डाइवर्सिफिकेशन के मामले में ETFs बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि ये इन्वेस्टर को अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स एक बास्केट खरीदने की परमिशन देते हैं। लेकिन इस तेजी से बढ़ने का मतलब ये भी है कि पावर कुछ ही बड़े प्रोवाइडर्स के हाथों में है, जिससे मार्केट मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यूएस स्टॉक मार्केट में कुछ टेक जायंट्स का दबदबा है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, मेटा, निवेडिया और टेस्ला। ये मैग्निफिसेंट 7 S&P 500 की वैल्यू के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन कंपनीज में कोई डाउन टर्न पूरे मार्केट को हिला सकता है। इन्वेस्टमेंट का एक और ऑप्शन है बॉन्ड मार्केट। इसमें इन्वेस्टर कंपनीज या गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट के बदले में अपना पैसा लैंड करते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट का एक सर्टेन पीरियड के बाद वापस मिल जाता है। बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग्स ब्रोवर के क्रेडिट रिस्क को डिटरमाइन करते हैं, जिससे हायर रेटेड बॉन्ड्स जनरली लोअर यील्ड देते हैं इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। ऊपर दी गई मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए आइए हम इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें। इन मार्केट्स और इकोनॉमी को शेप करने में हेल्प करती हैं, यानी सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स का हमारी डेली लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। वो कॉफ़ी के दाम से लेकर जॉब अवेलेबिलिटी तक चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन बहुत पावर रखते हैं और अपने डिसीजन के थ्रू इकोनॉमी को शेप करते हैं। यूएस में फेडरल रिजर्व और इंडिया में RBI क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसका डुअल मैंडेट है, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है जिसके लिए कांस्टेंट एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इस बैलेंस को अचीव करने के लिए FED कई टूल्स यूज़ करता है। एक है रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो ये बताता है कि बैंक्स को मिनिमम कितना अमाउंट रिजर्व में रखना है। इस रिक्वायरमेंट को एडजस्ट करके FED लैंडिंग एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, या तो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करता है या फिर स्लो डाउन कर देता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक और टूल है। इसमें US ट्रेजरी सिक्योरिटीज को बाय या सेल किया जाता है ताकि मनी सप्लाई रेगुलेट हो और इंटरेस्ट रेट्स पर इन्फ्लुएंस किया जा सके। क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी QE इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें बैंक्स को रिजर्व से फ्लूड किया जाता है और बोरोविंग कॉस्ट को कम किए जाते हैं। इससे अपोजिट क्वांटिटेटिव टाइटनिंग QT लिक्विडिटी कम करता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बोरोविंग कॉस्ट बढ़ाता है। FED डिस्काउंट रेट भी सेट करता है, जो वो इंटरेस्ट रेट है जो वो बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए चार्ज करता है। ये रेट FED के इकोनॉमी आउटलुक को सिग्नल करता है और बैंक्स के लैंडिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा फेडरल फंड्स रेट्स, जो बैंक्स एक दूसरे को ओवरनाइट लोन्स के लिए चार्ज करते हैं, इनडायरेक्टली फेड के टूल से इन्फ्लुएंस होता है।
ताकि लैंडिंग रेट को इनकरेज या डिस्करेज किया जा सके। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एफईडी की पावर साफ दिखाई दी जब उसने अनप्रेसिडेंटेड मॉनेटरी स्टिमुलस इंप्लीमेंट किया। इससे इंटरेस्ट रेट को बहुत कम करना, बड़े पैमाने पर बॉन्ड्स परचेज और बिजनेस और हाउस होल्ड्स को सपोर्ट करने के लिए नए लैंडिंग फैसिलिटीज शामिल थे। लेकिन एफईडी के टूल्स की लिमिटेशन भी हैं। वो बोरोइंग कॉस्ट और फाइनेंशियल कंडीशन को इन्फ्लुएंस तो कर सकता है, लेकिन इकोनॉमी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्ट्स डिलेड और अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, और एफईडी के डिसीजन अनसर्टेन फ्यूचर प्रोजेक्शन पर डिपेंड करते हैं। आखिर में सेंट्रल बैंकिंग उतनी ही आर्ट है जितनी साइंस। दोस्तों, इस बुक के हिसाब से सेंट्रल बैंक को एफईडी कहा गया है, लेकिन सारे के सारे फीचर और जितनी भी क्वालिटीज होंगी वो सारी सेम ही होंगी एज रिजर्व बैंक इन इंडिया। जिस तरह से एफईडी बैंक फेडरल बैंक बाहर काम करता है, उसी तरह से रिजर्व बैंक अंदर काम करता है, हमारे इंडिया में काम करता है। जहां भी मैं एफईडी बैंक की तुलना करूं तो वहां आप खुद ही कंसिडर कर लेना कि रिजर्व बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेसन स्टीयरिंग द इकोनॉमी शिप। फाइनल समरी। काइला स्कैलन की इस बुक में, जिसका नाम है इन दिस इकोनॉमी, हम सीखते हैं कि पैसा, मार्केट्स और सेंट्रल बैंक्स ये तीनों कॉम्प्लिकेटेड फोर्सेस हैं जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं। आपके वॉलेट का पैसा, आप जो लोन्स लेते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट से सब ट्रस्ट, रिस्क और पावर एक कॉम्प्लेक्स वेब की तरह है। बैंक्स लैंडिंग के थ्रू पैसा क्रिएट करते हैं, साथ ही रिस्क और बैलेंस शीट्स का ध्यान रखते हैं। इक्विटी से लेकर बॉन्ड्स मार्केट तक, मार्केट्स ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पैसा रेज किया जा सकता है और रिस्क कम किया जा सकता है, लेकिन ये पावर और इन्फ्लुएंस को कंसंट्रेट भी कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक्स जैसे कि फेडरल रिजर्व के पास पावरफुल टूल्स होते हैं प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए। हालांकि उनकी ओवरऑल अथॉरिटी लिमिटेड होती है और उनके डिसीजन, जिनके फ्यूचर रिजल्ट अननाउन और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, के अनअटेंडेड रिजल्ट्स या इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर हो सके तो रेटिंग ज़रूर देना। हमें आपके फीडबैक की कदर है। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।